तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा है कि जब केवल रेजिस्टेंस जुड़ा है सर्किट में तो उसका फेजर डायग्राम कैसे होगा, और उसमें जो वोल्टेज था वो करेंट्स के साथ सेम फेज में था। जब इंडक्टर जुड़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जो करंट है वो 90 डिग्री लैग कर रहा था और वोल्टेज जो है कि आप करंट से बात करें तो 90 डिग्री लीड कर रहा था। तो इनके बीच में फेज एंगल कितना है, 90 डिग्री। और जब कैपेसिटर जुड़ा था तो कैपेसिटर के केस में आपका जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा था, या आप कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा था। 3 केसेस हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग चौथे केस को देखेंगे जब इन दोनों को कंबाइंड करके हम सर्किट बनाते हैं। तो कंबाइंड करके सर्किट बनाते हैं तो चौथे सर्किट में हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर जुड़ता है तो उसका क्या जो है कि फेजर डायग्राम होता है और कैसे जो है इनके बीच में फेज एंगल क्रिएट होता है और किस तरह से हम इम्पीडेंस निकालेंगे और कैसे वो फेज एंगल को हम लोग निकालेंगे। तो देखते हैं। सर्किट टाइप्स 4 AC थ्रू AC सर्किट, AC सर्किट्स, सर्किट containing AC circuit containing resistor and इंडक्टर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब रजिस्टर और इंडक्टर जुड़ा है तो इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये आपका रजिस्टर है और ये आपका इंडक्टर है, AC सोर्स से जुड़े हुए हैं जिसका EMF E है और यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के एलोंग जो वोल्टेज है वो VR है और इंडक्टेंस के एलोंग जो वोल्टेज है वो VL। तो रेजिस्टेंस में हमने देखा कि जो करंट है और आपका जो वोल्टेज है ये दोनों सेम फेज में हैं, जबकि इंडक्टर में हमने देखा कि जो करंट है वो 90 डिग्री लैग कर रही है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो इसमें जो है वोल्टेज आपका 90 डिग्री लीड करेगा। यहाँ पे VL है और इधर आपका करंट है। तो करंट इस वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो आप देखेंगे कि फेजर डायग्राम जब बनाएंगे, फेजर डायग्राम तो करंट इस डायरेक्शन में है और करंट से इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो VL 90 डिग्री पे है, यानी वोल्टेज 90 डिग्री आगे है और करंट जो है 90 डिग्री पीछे है। जबकि इसके एलोंग जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है आपका वो है VR और इसके एलोंग जो रेजिस्टेंस है वो है R।
इंडक्टर के केस में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो एक्सेल है। इन दोनों का इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जब नेट निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस जिसको हम इम्पीडेंस बोलेंगे, तो ये आपका जो है नेट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे इसके हाइपोटेनियस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये एक्सेल है तो ये भी आपका एक्सेल होगा। तो इस एक्सेल और आर का जो रिजल्टेंट है ये जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस। और ये कितना एंगल बना रहा है, फेज एंगल इनके बीच में कितना है, फाई। तो इम्पीडेंस जब हम निकालेंगे जेड इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं कि जो एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल। एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू एल। अगर जब इस वैल्यूज को हम रखते हैं तो इम्पीडेंस का जो फार्मूला बनता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इस तरह से हम नेट जो है कि रेजिस्टेंस और उस नेट रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, वो हम इस सर्किट के लिए निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे फेज एंगल की बात करें तो आप जानते हैं फेज एंगल अगर tan से निकालें तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड फेज एंगल की बात करें, फेज एंगल तो फाई इज इक्वल टू, या tan फाई लेते हैं जब, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर एक्सेल और एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम फाई निकाल सकते हैं। अब फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाई आर। तो इस तरह से हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं और फेज एंगल निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर पांचवें सर्किट्स की बात करें जिसमें रेजिस्टेंस के साथ आपका कैपेसिटेंस जुड़ा हो, जिसे आरसी सर्किट, एसी थ्रू आरसी सर्किट, जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जुड़ा होगा तो इसमें आपका सर्किट इस तरह से बन जाएगी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और एसी सोर्स। यहाँ पे कैपेसिटेंस है C और ये आपका रेजिस्टेंस है R। इस रेजिस्टेंस के अलोंग वोल्टेज VR और कैपेसिटेंस के अलोंग वोल्टेज VC। अब हमने देखा रेजिस्टेंस में जो करंट है आपका और वोल्टेज है, ये दोनों सेम फेज में है। जबकि कैपेसिटेंस के केस में जो करंट है वो आपका 90 डिग्री लीड करता है, करंट 90 डिग्री लीड करता है, तो वोल्टेज जो है 90 डिग्री आपका लैग करता है। तो इनके बीच में फेज एंगल होता है 90 डिग्री। अब इसमें फेजर डायग्राम की अगर बात करें तो आप फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम जब यहाँ पे वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा था तो ऊपर बनाए थे। अब वोल्टेज इसमें कैपेसिटेंट में लैग कर रहा है तो उसी चीज़ को नीचे बना देंगे। तो ये आपका कैपेसिटेंस में वोल्टेज है और ये आपका करंट, इसके अलोंग जो है रेजिस्टेंस है और आपका इसके अलोंग जो वोल्टेज है वो VR है और इसके अलोंग जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपका XC। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो आपका ये हाइपोटेनियस
रिप्रेजेंट करेगा आपके इम्पीडेंस को, और ये आपका फेज एंगल है। तो ये एक्सी है तो ये भी एक्सी होगा ये। अब यहाँ पे फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और जेड इज इक्वल टू आपका इम्पीडेंस आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं कि एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू सी, तो इम्पीडेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। एंड फेज एंगल कितना हो जाएगा आपका, फेज एंगल tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्सी, और एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फेज एंगल फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/ओमेगा सी भी नीचे आ जाएगा तो आर के साथ जुड़ जाएगा, तो आर ओमेगा सी। इस तरह से आप आरसी सर्किट में इम्पीडेंस निकाल सकते हैं और आप फेज एंगल निकाल सकते हैं। अब हम एलसीआर सर्किट की अगर बात करें, अगर सर्किट में तीनों ही जुड़े हों तो एसी थ्रू LCR, आपका इंडक्टर भी जुड़ा है, कैपेसिटर भी जुड़ा है, रजिस्टर भी जुड़ा है। तो आप इसका सर्किट जब बनाएंगे तो इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, और ये तीनों एसी सोर्स से जुड़े हुए हैं और ये तीनों सीरीज में EMF E। तो आपका इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो करंट के साथ 90 डिग्री का फेज एंगल बनाता है, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। कैपेसिटर में करंट के साथ जो वोल्टेज है VC वो लैग करता है, करंट लीड करता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। रजिस्टेंस के केस में जो करंट है वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में होता है। ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग देखा है। अब इसका फेजर डायग्राम जब बनाएंगे, फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में आप देखेंगे कि ये करंट, इसके अलोंग रेजिस्टेंस और इसके अलोंग जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस में वो VR है, इंडक्टर ऊपर है और कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो नीचे है। इसके अलोंग जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो XC है और इसके अलोंग जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आपका XL है। अब यहाँ पे नेट निकालने के लिए इसमें केसेस लगाएंगे, या तो XL बड़ा होगा XC छोटा होगा, तो XL माइनस XC नेट जो वैल्यू होगी ऊपर की तरफ आएगी। दूसरा केस, अगर XC बड़ा होगा और XL छोटा होगा तो नेट वैल्यू XC माइनस XL नीचे की तरफ आएगी। और तीसरा केस ये है कि अगर दोनों ही बराबर हो जाएं तो जितना ये उतना ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट रेजिस्टेंस या नेट इम्पीडेंस इस R के बराबर हो जाएगा। तो केसेस देखते हैं इसमें। केस नंबर 1, व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। जब XL इज ग्रेटर देन XC है तो ये जो सर्किट होगा ये जो है कि इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा ये। और जब इसका नेट
फेजर डायग्राम बनाएंगे तो एक कुछ इस तरह से दिखेगा, आई नॉट रजिस्टेंस बी आर और इधर हो जाएगा आपका वी एल माइनस बी सी और इसके एलोंग जो रिएक्टेंस होंगे वो आपका हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी और इस रजिस्टेंस और एक्स एल माइनस एक्स सी का जो नेट निकालेंगे वो होगा इम्पीडेंस। नेट रेजिस्टेंस जो होगा इम्पीडेंस और कितना एंगल बना रहा है ये होगा फाई। तो आप देख रहे हैं जब इसका नेट निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका जो इम्पीडेंस आएगा, इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी रख करके और इसको और जो है कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे फेज एंगल की बात करें तो फाई इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। फिर से यहाँ पे आप एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू रख करके और ये और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से केस नंबर 1 की बात हुई। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। व्हेन एक्स सी इज ग्रेटर दैन एक्स एल, अगर एक्स सी इज ग्रेटर दैन एक्स सी है तो ये कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा। ये कैसा होगा, कैपेसिटेंस 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 डोमिनेटेड सर्किट होगा और नेट जो है आपका एक्सी माइनस एक्सएल की वैल्यू नीचे आएगी। तो फेजर डायग्राम जब बनाएंगे तो आई नॉट आर वी आर और यहाँ पे आपके आएंगे एक्सी माइनस एक्सएल और इसके अलोंग जो पोटेंशियल वोल्टेज होगा वो होगा वी सी माइनस वी एल। अब इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये आपका जो है कि रिजल्टेंट होगा ई नॉट और यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो जेड है और कितना फेज एंगल बना रहा है वो आपका फाई है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि जेड की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे इसमें, तो जेड की वैल्यू आप जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। ये अगर एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल है तो ये भी एक्सी माइनस एक्सएल होगा, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ से फिर से एक्सी माइनस एक्सी और एक्सएल की वैल्यू को आप रख करके एक्सी 1/ओमेगा सी एक्सएल ओमेगा इंटू एल रख के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड फेज एंगल फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। तो इस तरह से आप यहाँ पे फेज एंगल निकाल सकते हैं और आप जो है कि इम्पीडेंस निकाल सकते हैं और ये फेजर डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। अब केस नंबर 3 की और बात करेंगे। यहाँ पे केस नंबर 3 की बात करेंगे। तो केस नंबर 3 में हम देखेंगे कि जब दोनों इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू है ये आपकी जब सेम हो जाएगी, जब सेम हो जाएगी तो दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जो इम्पीडेंस होगा वो इम्पीडेंस आपके रजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा।
और इस तरह के सर्किट को हम एक नए नाम से जानते हैं और उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेटिंग सर्किट में आपके XL और XC बराबर होते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे कि केस नंबर 3, when XL इज इक्वल टू XC। जब XL इज इक्वल टू XC है तो आप इम्पीडेंस जब निकालेंगे तो इम्पीडेंस R² प्लस XL माइनस XC या XC माइनस XL दोनों फार्मूलों में जब यूज करेंगे तो ये स्क्वायर है तो उनको क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा। तो जब दोनों बराबर है तो ये टर्म हो जाएंगे 0। जब दोनों बराबर है तो ये टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो बच क्या जाएगा R, यानी Z इज इक्वल टू क्या हो गया R। जब Z इज इक्वल टू R हो गया तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज एंगल कितना हो गया, इसमें 0 हो गया, क्योंकि रजिस्टेंस के केस में वोल्टेज के साथ करंट का सेम फेज होता है। अब इस तरह के कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है, यानी LCR यानी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो LCR सर्किट बोलते हैं। LCR सर्किट में ऐसा कंडीशंस जिसमें जो नेट इम्पीडेंस है अगर वो रजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो फेज एंगल है वो अगर 0 हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे फेज एंगल 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि इम्पीडेंस क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस के बराबर हो रहा है। तो सिंपल रजिस्टिव सर्किट के जैसा ही बिहेव करेगा। थोड़ा सा और अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इन केस ऑफ रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC है। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा इंटू L 1/ωc है। At some angular resonating frequency ओमेगा R, तो यहाँ पे ओमेगा इंटू R, ओमेगा R ऊपर जाएगा तो ओमेगा R² हो जाएगा 1/L इंटू C। तो ओमेगा R इज इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा। ये जो है आपका रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अगर आपके पास इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। और अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π न्यू इज इक्वल टू 1/√LC। तो न्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/2πLC ऐसे। तो आपका जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस के केस में वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने समझ लिया। अब हमें इसके बाद जो है कि देखना है कि किसी AC सर्किट में कितना जो है एवरेज पावर जो है कि होता है।
एवरेज पावर कैसे हम निकालते हैं वो हम लोगों ने एवरेज किसी भी क्वांटिटी का निकालने का हमने अभी लास्ट टॉपिक्स में बताया हुआ है कि अगर वो क्वांटिटी वो पैरामीटर टाइम का फंक्शन है तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज पावर भी कुछ इस तरह का ही है। एवरेज पावर हम कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एसी सर्किट। एक एसी सर्किट में एवरेज पावर को हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो एवरेज पावर को हम लोग निकालते हैं।